नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है घर की इज्जत बचाए रखें। आज सीमा ने दोपहर में गेहूं अपने हाथों से साफ कर आटा पिसवाया था। फिर रोटी में कंकड़ कैसे आ गई। सब्जी भी आज उसने बड़े मन से बनाया था, फिर उसमें मिर्ची कहाँ से आ गई। सीमा ने जरा सा तोड़कर रोटी सब्जी चखा तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया। रोटी में कंकड़ और सब्जी कड़वी। आज फिर से खाने के लिए ससुर जी ने एक जलते निगाह उस पर डाली। मेहमानों के समझ उनकी बेइज्जती हो गई थी। मनोज का गुस्सा तो आसमान पर था। एक सब्जी रोटी भी ढंग से पकाना नहीं आता। नानी जी, वह सीढ़ियां फांगता हुआ ऊपरी मंजिल पर नानी के कमरे में जा पहुंचा। नानी शायद उसी का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? घर में कम से कम कोई मेहमान आवे तब खाना तुम ही बनाया करो। वह क्या खाक बनाएगी? रोटी में कंकड़ और सब्जी में ढेर सारा मिर्ची। जल्दी चलो, नहीं तो पिताजी और मेहमान भूखे पेट सो जाएंगे। मनोज नानी का हाथ खींचता हुआ नीचे ले आया। सीमा ने दोबारा बनाने के लिए निकल रही थी। मनोज ने तेजी से सब्जी की डाली उसे छीनकर नानी को थमा दिया। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें रसोई में कदम भी रखने की। पता नहीं पिताजी क्या देखकर तुम्हें ले आए हैं। आज से भोजन नानी ही बनाएंगे। फुहरों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। किंतु मैंने तो गेहूं को बड़े मेहनत से साफ कर मेरे से पिसाई थी। सब्जी बड़ी चाव से बनाई थी। सीमा बलि की बकरे की तरह मनोज की दहाड़ सुनकर वह निरंतर हो गई। वह करे तो क्या करे? नानी ने चूल्हा चौका संभाल लिया। मेहमानों की टिप्पणियां और मनोज का विस्फोटक क्रोध देखकर सीमा आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में चली गई। वह अपमान के ज्वाला में धधक रही थी। उसका दिल कहता है वह निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। नानी के अभ्यास हाथों ने आधे घंटे में ही भोजन तैयार कर दिया। बाबूजी मेहमानों के साथ खाने की मेज पर डट गए। सीमा का हृदय कसक रहा था, किंतु उसके कान उधर ही लगे हुए थे। सब जोर जोर से हंस हंस कर बतिया रहे थे। किसकी बहू कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है और किसकी बहू नहीं। ससुराल वालों का दिल जीत लिया। शायद उसे ही सुनाकर बतिया रहे थे। वह मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। अपमान का घूंट पीकर अपने आप को बेकसूर साबित करने की तरकीबें ढूंढने लगी। सादी रोटी खाने वाले बाबूजी नानी जी के हाथों से तली पूरियां कैसे मजे लेकर खा रहे हैं। इस समय डॉक्टर का बताया हुआ सारा परहेज भूल गए हैं। उसका मन खट्टा हो गया। सभी खा पी कर चले गए, शायद नानी भी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सीमा की आंखें लग गई थी थोड़ी देर के लिए। भूख भी जोरों से लगी हुई थी। मनोज कहाँ हैं? कमरे की बत्ती जल रही थी। दरवाजे के पट खुले हुए थे। वह पति का इंतजार करने लगी। इसी बीच घड़ी में 1 घंटा बजा दिया। सीमा की निद्रा भंग हुई। मनोज नाराज होकर नानी के कमरे में सोने चले गए होंगे। उसे किसी ने खाने के लिए आवाज भी नहीं दी थी। पूछता कौन? उसने इतनी बड़ी गलती जो की थी तो उसकी सजा है भूखे पेट सोना। उसे अपनी माँ की याद आ गई। अगर खाली पेट कोई भी भाई बहन सो जाते थे तब माँ डांट कर कहती थी
भूखे पेट सोने वाले के शरीर से चिरई भर मांस घट जाता है। माँ बगैर खिलाए सोने नहीं देती थी, लेकिन बिना कुछ खाए नींद भी तो नहीं आती थी। यहाँ वह खाए या ना खाए परवाह किसको थी। रुके हुए आंसू पुनः आंखों के कोर से बह निकले। रात्रि वाली घटना कोई नई बात नहीं थी। पिछले दिनों मनोज का किसी पार्टी में जाना था तो सीमा ने बड़े मन से पति के कपड़े धोए, इस्त्री किए, इस्त्री कर हैंगर में लटका दिए। शाम को जब मनोज कपड़े पहनने लगा तब उस पर दाग धब्बे देखकर बौखला गया। यही पहनकर पार्टी में जाऊंगा क्या? तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। पति का चिल्लाना वाजिब था। सीमा हैरान थी। कपड़े में दाग आखिर लगे तो लगे कहाँ से? घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, सिर्फ वह और नानी जी है। उस दिन नाराज पति को उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे कपड़े पहनाकर विदा किया। यह घटना भी एक पहेली बन कर रह गई। आखिर यह हो क्या रहा है? कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? विज्ञान की छात्रा अपनी ही दलील पर हंस पड़ी। एक के बाद एक कई छोटी बड़ी घटनाएं जीवन में कुल बुलाने लगी। बड़े प्रेम से मनोज के लिए खीर बनाई, फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती है। शाम को जब पति के समक्ष परोसती है तो उसमें मरा हुआ तिलचट्टा मिलता है। मनोज की भूख गायब हो जाती है और वह तिल मिलाकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वह बड़ी जतन से सज संवर कर पति के साथ पिक्चर के लिए निकलने वाली है। इसी समय नानी जी के पेट में असहनीय पीड़ा उठी। पति पत्नी जी जान से उनकी सेवा में लग जाते हैं। पिक्चर का समय निकल जाता है। धीरे धीरे नानी सामान्य हो जाती है, किंतु मनोज को अपने पास से उठने नहीं देती है। पिछले रविवार को ही सीमा बाबूजी के कमरे की सफाई कर उनकी चीज संभाल कर रख देती है। मन ही मन प्रसन्न थी। आज बाबूजी अवश्य ही उसे हृदय से आशीष देंगे। इसी समय बाबूजी हाथ में टेबल घड़ी लिए चिल्ला पड़े, मेरे कमरे की सफाई किसने की है? उनके मनोभाव से अनजान सीमा उत्साहित होकर बोल पड़ी, मैंने किया है बाबूजी। इस घड़ी को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मनोज की माँ की निशानी है। बाबूजी क्रोध से थर थर काँप रहे थे। उनके विस्फोटक क्रोध के आगे सीमा का निर्दोष भोलापन फीका पड़ गया था। वह सर झुकाए चुपचाप सुनती रही। अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कर पाई। इस वक्त मनोज भी ऑफिस से आ पहुंचा और सीमा को खरी खोटी सुनाने लगा। सीमा हैरान थी। उसने घड़ी को पोंछकर टेबल पर रख दिया और सोचने लगी, यह टूटी तो कैसे टूटी? और ऐसे मौके पर नानी एकदम चुप्पी साध लेती है या धीरे से कुछ फुसक देती है। उसका भोलापन आहट हो जाता था। सीमा का आत्मविश्वास बोलने लगा था। इस प्रकार के घटनाओं को आपस में जोड़ते हुए वह गहरी सोच में पड़ गई। अपने कार्य कुशलता विपरीत परिणाम देखकर वह कुंठित होने लगी। खैर, आज कुछ मेहमान आने वाले थे। सीमा बेहद तत्परता से भोजन बनाने में जुटी हुई है। आज वह सारी शिकायतें दूर कर देगी। आखिर उसने पाक कला में विशिष्ट हासिल की है। आज वह बाबूजी और मनोज का दिल जीत कर रहेगी। कुछ काम है बहू?
नानी जी मिश्री के घुले हुए बोल पर वह चौंक उठी। नहीं नानी जी, मैं सब संभाल लूंगी, उसने विश्वासपूर्वक कहा। बस भोजन तैयार है। वह खुश थी। जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, मैं भी थक गई हूँ। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। नानी कमर पर हाथ रखे अपने कमरे में चली गई। सीमा अपने किचन के काम को समेटकर फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गई। आज वह बाबूजी के चेहरे पर खुशी देना चाहती थी। उसने सारे व्यंजनों को चख कर देख लिया था, क्योंकि ऐसे ही मौके पर उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ता था और वह हंसी की पात्र बनकर रह जाती थी। उसने पति की पसंद की पीले फूलों वाली साड़ी पहनी। आज सीमा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मनोज हमेशा कहता था, पीला रंग तुम्हारे चौपाई शरीर पर खूब खिलता है, जैसे कनेर का फूल हो। सीमा अपने लंबे बालों को जूड़े का शक्ल दे रही थी कि रसोई में बर्तन गिरने की झनझनाहट और नानी तथा मनोज की गिलबिल सुनकर रसोई की तरफ भागी। आज फिर उसकी खैर नहीं। रसोई के चौखट पर ही उसके पांव ठिठक गए। सब्जी का दंगा जमीन पर पड़ा है। मनोज आश्चर्यचकित होकर नानी को तैयार भोजन में अपने हाथों से भर भर कर मुट्ठी नमक मिर्च मिलाते देख रहा था। नानी, यह क्या कर रही हो? अचानक चोरी पकड़े जाने से नानी का संतुलन बिगड़ गया। नमक मिर्च का पाउडर का डब्बा गिर गया। नानी, यह नीचता तुम करती हो और जलील करते हैं हम सीमा को। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी सीमा ने? मनोज दुखी होकर बोला। इस घर में सीमा राज करे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। आज राज खुलते ही नई नानी अपने असलियत पर आ गई। उनकी अनुभवी आंखों ने पल भर में सारा माजरा समझ लिया। सीमा और उसके घर वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मनोज दुखी हो गया। नानी की करतूत सुनकर बाबूजी ने ग्लानि से सर झुका लिया। जिसे उन्होंने सड़क से उठाकर पनाह दी थी, उसी ने उनके साथ गद्दारी की। नानी एक बाल विधवा थी, जिसे मनोज की मां की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात उसकी उजड़ी हुई गृहस्थी को देखते हुए मनोज के देखभाल के लिए किसी ने उनका सलाह दिया था। वह मनोज के नानी की हम उम्र थी, अतः मनोज भी नानी कहा करता था। वह नानी पूरे घर की नानी बन बैठी। घर गृहस्थी से उदासीन बाबूजी ने अपने इकलौते बेटे के साथ घर गृहस्थी भी नानी के हाथ सौंप दिए। उनकी बहुत इज्जत करते थे। उधर बाबूजी सीमा से आंखें मिलाने में लज्जा महसूस कर रहे थे, अतः बाप बेटे ने उनकी इस कृत्य पर उन्हें घर से निकालने का फैसला किया। नानी एक एक करके अपनी गलती कबूलने लगी। सीमा पर लगे मिथ्या आरोप का बादल छट चुका था। उसके निष्पाप व्यक्तित्व की धवल चांदनी छिड़की हुई थी। उसने धैर्य से परिस्थितियों को सामना किया और विजयी रही। नानी बूझे मन से जाने की तैयारी कर रही थी। उसके मुरझाए मुख को देखकर पल भर के लिए सीमा खुश हो गई। उसे सताने वाले को सजा मिल चुकी थी। नानी, कहाँ जाएंगे? सीमा पूछ बैठी। कहाँ जाऊंगी? मुझ पापन को कहाँ आसरा मिलेगा?
किसी कुएं तालाब में कूद पड़ूंगी या रेल की पटरी पर जाकर आत्महत्या कर लूंगी। अब तो आप जा रही हैं, सच सच बताइएगा, मैं आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला? नानी सीमा के सीधे सवाल को टाल नहीं सकती थी। तुम्हारे आने से पहले इस घर पर मेरा एक छत्र राज था। मनोज को मैंने बड़े जतन से पाला था। मैं बाल विवाह, दाने दाने को मोहताज, चारों ओर से दुत्कार, सभी के लिए मैं तरसी थी। वही मनोज नानी नानी करता मेरे आगे पीछे घूमता था। उसके भोलेपन और बाबूजी के विशिष्ट व्यक्तित्व ने मुझे नवजीवन दिया। तुम्हारे आने पर बाबूजी और मनोज का तुम्हारे प्रति लगाव देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अधिकारों पर डाका डाला हो। उसका मन तुम्हारे तरफ से फिर जाए, मेरा वर्चस्व पहले की तरह घर में कायम रहे, यह मेरी मंशा थी। मैं अपने स्वार्थ में सही गलत भूल चुकी थी। नानी रोती रोती अपने करतूत गिनने लगी। आपको गलती का एहसास है नानी? क्यों नहीं, मैं भी कैसी मूर्ख थी, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगी। नानी सिसकने लगी। नानी, तुम अभी तक नहीं गई? मनोज का तेज स्वर सुनकर नानी जाने लगी। सीमा ने मन ही मन कुछ फैसला किया। नानी कहीं नहीं जाएंगे। माना कि नानी उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, किंतु उन्हें अपनी गलती का एहसास है। दिलों के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। मैं आपकी बहू बनकर आई हूँ, प्रतिद्वंदी नहीं। आपका इस घर में वही स्थान रहेगा जो पहले था। मैं गृहस्थी कार्य में कच्ची हूँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। बाबूजी और मनोज चुपचाप सीमा की बातें सुन रहे थे। बाबूजी, एक आग्रह है, यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो नानी जैसी बेसहारा को कोई सहारा नहीं देगा। कोई किसी की मदद अपने घर की सुख शांति दांव पर लगा कर नहीं करेगा। सीमा के उदार हृदय के समक्ष नानी, बाबूजी और मनोज नतमस्तक हो गए थे। उसने नानी जी और रिश्तों को नई जिंदगी जोड़ी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।